हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे जो हमारा पॉलिटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमारा जो सीरीज हमारी चल रही थी, जिसमें हम क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में हम देख रहे थे और उसका एक्सप्लेनेशन भी हम उसी के साथ में देख रहे थे। लेकिन साथ ही में हम जो मेन हमारे जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे। तो उसी में आज हमारा है कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, जब भारत ब्रिटिश के अधीन था तो उसके अंतर्गत ब्रिटिशों ने कई यहाँ पर अधिनियम पारित करे, जो कि यहाँ पर विभिन्न राज्यों को जो उस टाइम के थे उनको रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम एक्ट इन्होंने बनाए थे। तो उसी में हम देखेंगे कि ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम जो 1858 का था हमारा, तो उसके अंतर्गत क्या होता कि जो भारत था ब्रिटिश ताज के अधीन उसको कर दिया गया। इससे पहले आपने देखा होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, उससे पहले यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा यहाँ पर उसके शासन में भारत यहाँ पर चल रहा था, उसके ठीक है अधीन चल रहा था। लेकिन 57 की क्रांति के बाद ये सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन यहाँ पर इसको कर दिया गया। ठीक है, और इसमें गवर्नर जनरल जो अब भारत का वाइसराय भी इसको कहा जाने लगा। ठीक है, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि यहाँ पर बन गया। तो इसी में क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, तो ये बने थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो भारत का राज्य सचिव जो पद था उसका यहाँ पर सृजन इसमें किया गया 1858 एक्ट के तहत। ठीक है, और इसमें देखेंगे ये भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसमें निहित थी। ठीक है, ये सीधा आपका ये जो ब्रिटिश जो इस टाइम यहाँ पर क्राउन थे उनको यहाँ पर ये इसकी जानकारी देता था या उसी के अधीन या था। ठीक है, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान इसमें किया गया। तो नेक्स्ट हमारा जो भारत परिषद अधिनियम 1861 का था, इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। जो भारतीयों को जो यहाँ पर एक्ट बनाते थे, पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत इसी अधिनियम से हमारी हुई, जो भारत परिषद अधिनियम 1861 का था। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कौन से अधिनियम के साथ हुई, तो ये हुई आपकी जो भारत परिषद अधिनियम 1861 का था, उसके तहत इसकी शुरू हुई। ठीक है, और जो आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली वो भी इसी अधिनियम के तहत मिली, जो कि इसका अधिकतम इसका टाइम था आपका ये 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी हो सकता था। नेक्स्ट है हमारा जो भारत परिषद अधिनियम 1892 का हमारा है 1892 का। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या इसमें बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें दिया गया है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत मिला, तो वो मिला आपका 1892 के एक्ट से। ठीक है, और इसमें जो वार्षिक बजट था उस पर बहस करने की शक्ति इसमें मिली, लेकिन जो प्रश्न पूछ सकते थे उस टाइम वो 6 दिन की उसमें पूर्व नोटिस में देना पड़ता था। ठीक है, और इसमें अगर उन्होंने किसी ने क्वेश्चन इस पर पूछ दिया तो इसमें मतदान का अधिकार इस पर नहीं था। ठीक है, और बहस करने का भी इस पर अधिकार इसमें नहीं मिला था। नेक्स्ट है हमारा, और इसी में सबसे मेन हम देखेंगे कि जो हमारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ वो भी हमारा 1892 का जो हमारा एक्ट था उसके तहत यहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है,
या ये पूरा यहाँ पर निर्वाचन की पद्धति शुरू नहीं हुई, लेकिन सीमित अर्थों में यह शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है जो भारत परिषद अधिनियम 1909 का था, इसको आपने देखा होगा, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम क्या थे, मार्ले और मिंटो, मार्ले थे आपके ये वाइसराय थे और मिंटो क्या थे, भारत सचिव थे। तो इसकी जो हम विशेषताएं देखेंगे, इसमें जो सबसे मेन था, इसमें ये भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वाइसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार इसमें शामिल किया गया। जो वाइसराय था, ठीक है, उसमें जो कार्यकारी परिषद उसकी थी, उसमें भारतीयों को पहली बार इसमें जगह दी गई। और इसके तहत जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित में के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न का अधिकार इसमें दिया गया। आपने देखा होगा जो 1892 का एक्ट था, उसमें यहाँ पर प्रश्न तो पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न में नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। और उसमें भी नोटिस पीरियड उसमें 6 दिन का देना होता था। लेकिन जो 1909 का हमारा आया, ठीक है, एक्ट आया, उसमें प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार इसमें दिया गया। और इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर, ठीक है, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है, कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कब किया गया, ये किया गया आपका 1909 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था, उसके अंतर्गत ये दिया गया, ठीक है, मुस्लिमों को। नेक्स्ट हम देखेंगे जो भारत शासन अधिनियम हमारा 1919 का था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसमें जाना जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इसमें पहली बार अपनाई गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। आपने अभी देखा 1909 में, मैंने आपको बताया 1909 में मुस्लिमों को, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया। इसके साथ 1919 का जो हमारा अधिनियम आया, उसके तहत सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। पहली बार इसमें क्या हुआ, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित इसमें की गई, ठीक है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कौन से अधिनियम के तहत लागू की गई, तो ये हुआ 1919 के अधिनियम के तहत। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसमें किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम जो 1935 का हमारा था। इसमें भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना इसमें पहली बार की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। जो 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन शुरू की गया, इसके ये 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली इसमें शुरू की गई। इसी के साथ भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसमें की गई, ठीक है।
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, अब 1935 के तहत दिया गया दलित जाति, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें शामिल किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना इसमें हुई, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। इसका पहले नाम, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था या संविधान लागू नहीं हुआ था 1937, तब तक उसका नाम संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट। 15 अगस्त भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित यहाँ पर किया और वायसराय के पद को समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कुछ MCQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत परिषद अधिनियम 1892 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। सेकंड है, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। और थर्ड है हमारा, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही है। ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड या केवल सेकंड। तो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, कि भारत परिषद अधिनियम 1892 ये 20 जून 1892 को यहाँ पर लागू किया गया। तो पहला कथन सही नहीं होगा। ये 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति इसमें प्राप्त हुई थी, जबकि यह लागू हुआ था 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ। जो हमारा अधिनियम है वो 1892 का है, लेकिन उसने बोला है कि लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था हमारा 1893 में। नेक्स्ट हमारा है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्य की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में से भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में न हो शामिल थे। इस प्रकार सेकंड भी हमारा ये कथन सही नहीं है। और थर्ड है हमारा कि जो वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, ये इसमें अधिकार तो दिया गया था लेकिन पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं दिया गया, जो कि हमारा 1909 के तहत दिया गया। तो इस प्रकार कोई भी कथन सही नहीं होगा। तो इस तरह जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो कोई भी इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पीछे बता दिया इसमें, जब मैंने आपको पूरा जो हमारे अधिनियम थे वो एक्सप्लेन करे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो पहली बार इसका कॉन्सेप्ट आया था, ये आया था मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का हमारा आया था, इसके तहत, जिसमें पहली बार मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1909 का अधिनियम संबंधित था। तो जो 1909 का हमारा अधिनियम संबंधित था, ये था हमारा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना इसमें की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना इसमें से
हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा अधिनियम था 1935 का, ठीक है, इसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना इसमें की गई। भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था हमारा, के अंतर्गत इसमें 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये सर मॉरिस गुइयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो अभी हमने देखा कि 1935 का अधिनियम था, लेकिन लागू ये किस वर्ष में स्थापित किया? तो स्थापित हुआ था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत इसमें स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन जो हमारा स्थापित हुआ, जो हुआ था 1935 के एक्ट से, और जो प्रांतों में हुआ था वो हुआ था 1919 के अधिनियम से, ठीक है। तो अभी हमने देखा भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का हमारा था, उसके तहत केंद्र में द्वैध शासन इसमें स्थापित किया गया या लागू किया गया, ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध इसमें ये 1919 में इसका अधिनियम ये लागू किया गया था द्वैध शासन प्रांतों में, लेकिन 1935 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन, ठीक है, द्वैध शासन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय माने गए थे। तो पहला दिया है न्याय प्रशासन, सेकंड है स्थानीय स्वशासन, पुलिस और भू राजस्व। तो आपको बताना है कि आरक्षित विषय कौन कौन से माने गए थे। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो पहला था न्याय प्रशासन, सेकंड जो स्थानीय स्वशासन था ये आरक्षित के उसमें नहीं था, ये ट्रांसफर्ड, ये अंतरित विषय के अंतर्गत हमारा आता था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। इसमें आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को दो भाग आरक्षित और अंतरित या हस्तांतरित ट्रांसफर्ड में विभक्त किया गया। आरक्षित विषयों में हमारा न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि जो ट्रांसफर्ड हमारे विषय थे उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को इसमें रखा गया था। तो जो हमारे आरक्षित विषय यहाँ पर थे वो प्रांतीय गवर्नर और उसकी जो कार्यकारी परिषद उसकी थी उसके तहत रखे गए, जबकि जो ट्रांसफर्ड हमारे विषय थे हस्तांतरित, वो उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को यहाँ पर सौंपे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो अभी आपने जब मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो प्रांतीय स्वायत्तता का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया था पहली बार, जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था हमारा, उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की बात यहाँ पर की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसके तहत प्रांतों में ये प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से जो भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित की गई, जिसमें केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना इसमें की गई और जो प्रांतों में द्वैध शासन था 1935 के तहत उसको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में
21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो जो हमारा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को, ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें सभी महिलाओं के लिए मताधिकार का ये संस्तुति नहीं की गई थी। कुछ महिलाओं को यहाँ पर मताधिकार की संस्तुति दी गई, जबकि ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को नहीं, जबकि कुछ महिलाओं को यहाँ पर ये मताधिकार की संस्तुति इसमें दी गई। और सेकंड है हमारा कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान इसमें किया गया था। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है, तो जो सेकंड है आपका, सिर्फ ये आपका सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था, विधानमंडल महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान इसमें प्रावधान इसका किया गया था। ठीक है, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था। जो हमने अभी आपको बताया कि सभी महिलाओं को नहीं, जो सीमित वर्ग की महिलाएं थी उनको यहाँ पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। और जो 1935 का जो हमारा अधिनियम था, यह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 था हमारा के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया था 1945 में। ठीक है, 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा जो हमारी थी का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ये प्रेरित है हमारी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आपने अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 1861 का हमारा भारत परिषद अधिनियम था, उसके तहत यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर दी गई थी, किंतु भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो आर्टिकल हमारा 123 है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति यहाँ पर है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था हमारा, उसके तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था भी इसमें की गई। और आज का हमारा ये क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जो आज का जो हमारा संविधान है, उसमें जो मोस्ट ऑफ द जो हमारा उसमें प्रावधान, उसमें आर्टिकल हैं, जो भी प्रावधान उसमें किए गए हैं, वो 1935 का जो हमारा भारत सरकार अधिनियम हमारा आया था, उसी से वो ली गई हैं। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार जो फेडरल गवर्नमेंट हमारी, ठीक है, और सेकंड है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, ठीक है, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का निर्माण तथा
फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए, और नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।